Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक माथुर है और इस साल यूपी पीसीएस 2021 में मुझे 70वीं रैंक मिली है और मुझे डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। यह मेरा पहला अटैम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ है। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे फादर रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं और मेरी मदर होम मेकर हैं और मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ी बहन है वो टीचर हैं और जो उनसे छोटी हैं वो प्रेजेंटली पीसीएस ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर गाज़ियाबाद में पोस्टेड हैं। और मेरे से एक यंगर सिस्टर भी है जो अभी फ़िलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। और साथ ही साथ अगर मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी वो इंग्रहाम इंस्टीट्यूट सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल अलीगढ़ से हुई है। उसके बाद मैंने जब अपनी 10th और 12th की एजुकेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ से की है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया है, जो मैंने 2022 में अपना BLLB ऑनर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद 2022 में मेरा अभी LLM कंप्लीट हुआ है, जो मैंने लेबर लॉ में स्पेशलाइजेशन किया है। साथ ही साथ मैं अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और इसमें मेरा ये पहला अटैम्प्ट है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो सिविल सर्विसेज में जाना मेरा काफ़ी पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है और इसीलिए मैंने इसकी तरफ से इसी में जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दिया था, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी सफल हो पाऊँ। और शायद इसी का ही नतीजा रहा है कि मैंने पहले ही प्रयास में ये 70वीं रैंक हासिल करके अपना मुकाम को हासिल किया है। पर यह एक अभी शुरुआत है, मुझे अभी काफ़ी आगे और जाना है। अगर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात करूं अपनी, तो स्पेसिफिकली जो मतलब डेडिकेटेड जो प्रिपरेशन थी वो मेरी जब मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद से ही उसी टाइम पर कोविड भी मतलब आ गया था। तो उस टाइम मेरे पास सफिशिएंट टाइम था कि मैं अच्छे से अपनी तैयारी को मोल्ड कर सकूं। जो चीज़ें मैं कंसोलिडेशन जो होता है रिसोर्सेज का और जो मटेरियल का, उसको अच्छे से कर सकूं। साथ ही साथ मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की अपनी, तो उस टाइम पर मेरे साथ ये भी था कि अगर आगे एक बैकअप प्लान भी देखना होगा, तो साथ ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया था, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि मैंने LLM भी किया हुआ है। तो साथ ही साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा और मैंने दोनों को इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की कि मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो और मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो अगर मैं स्पेसिफिकली स्ट्रेटजी की बात करूं या फिर कैसे मैंने प्रिपरेशन की या क्या क्या मैंने उसमें चैलेंजेस फेस किए, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसको पेपर वाइज आपको बताऊं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इसमें इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स आजकल चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो, थोड़ा सा डाइसी हो गया है कि इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी हो गई है। लेकिन फिर भी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स का पेपर है और जो पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं अभी भी। जो जैसे कि यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में जो पेपर का नेचर है वो थोड़ा कंसेप्चुअल और थोड़ा एनालिटिकल है, जिसमें आप थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर सकते हैं अपना, और वहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्निक को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूपी पीसीएस में, तो यहाँ जो प्रीलिम्स का पेपर है वो काफ़ी फैक्चुअल होता है नेचर में, जो कि मोस्टली जो पेपर होता है अप्रॉक्स 80 to 85% पेपर जो फैक्ट्स पर ही डील करता है। तो अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं और बहुत आपका स्टैटिक पर आपका बहुत अच्छा कमांड है, तो आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। बट इसके लिए भी स्पेसिफिकली एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स की रिगरस प्रिपरेशन चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें 6 पिलर्स ही हम काउंट करेंगे, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक हुआ, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है करंट अफेयर्स का इसमें। तो अगर पॉलिटी की बात की जाए तो मैंने जो बुक फॉलो की थी वो लक्ष्मीकांत थी, जो सभी लोग फॉलो करते हैं। देखा जाए तो जो बुक लिस्ट है और या फिर जो रिसोर्सेज है वो ऑलमोस्ट कॉमन है आजकल, ये पब्लिक डोमेन में। तो जो भी इस प्रिपरेशन में आता है
उनको रिसोर्सेज के बारे में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन दिक्कत आती है कि उसको पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, उसको एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से हमें रेडी करना है चीज़ों को। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा रोल ज़्यादा रहता है, थोड़ा पोर्शन ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, जो मैंने भी फॉलो की थी। बहुत अच्छी बुक दी हुई है। साथ ही साथ उसमें एक उसका वैल्यू पॉइंट ये है कि उसमें समरी दी हुई है कि आप लास्ट टाइम में उसे अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। वहीं अगर एंशिएंट और मेडिवल की बात की जाए तो मैंने उसके लिए जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट और मेडिवल की आर एस शर्मा और विपिन और सतीश चंद्र सर की जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी की देखी जाए तो उसके लिए मैंने सोलली एनसीईआरटीज़ पर रिलाई किया था। साथ में कुछ मैंने गूगल से या फिर जो नेट से चीज़ें मैंने जो वैल्यू एडिशन के लिए की थी। साथ में इकोनॉमी की बात की जाए तो मैंने मृणाल सर की वीडियोस देखी थी। उनकी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहीं, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता था कि इकोनॉमिक्स को कैसे मैं रेडी करूँगा। लेकिन जब मैंने मृणाल सर की वीडियोस देखी तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो एक मेरा इकोनॉमी के लिए मेरा मृणाल सर के लेक्चर्स फॉलो किए। साथ ही साथ अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो मैंने शंकर आईएएस की जो बुक है वो फॉलो की थी। वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। उसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो रिसेंट चेंजेस आए हैं वो भी उसमें डील किए हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। एंड अगर साइंस एंड टेक की बात की जाए तो साइंस एंड टेक जो अगर हम सिर्फ यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर जनरल साइंस की जो बेसिक्स हैं, जैसे बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अगर आप बेसिक चीज़ें भी पढ़ लेंगे तो आपका वहाँ काम हो जाता है। वहीं अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहा है सबके लिए, मेरे लिए भी रहा है ये। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कितने सोर्सेज इसके लिए सफिशिएंट होंगे, कहीं कमी ना रह जाए। तो इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हैं और बहुत ज़्यादा हैपेजार्ड हो जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए मेरा कहना यही होगा कि आप करंट अफेयर्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करें, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक मैनर में। लाइक आप एक न्यूज़पेपर तो डेली पढ़िए ही पढ़िए, वो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। एक डेली न्यूज़पेपर पढ़िए आप वो आपकी चॉइस हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं। मैं द हिंदू को फॉलो करता था, तो मेरे को द हिंदू से मेरा काम हो जाता था करंट अफेयर्स के लिए। साथ ही साथ एक मंथली मैगजीन्स भी मैं पढ़ता था। तो मंथली मैगजीन आप किसी भी कोचिंग की पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस 90% सबका सेम ही रहता है। और अगर आप वो 10% के लिए सोचेंगे और आप ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करेंगे तो जो 90% जो आप कवर कर सकते थे वो भी आप इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को सही से डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। तो मेरा कहना यही होगा कि प्रीलिम्स की बात की जाए तो स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की थी। और बाकी ये सब चीज़ें सबको पता ही हैं, तो आप अगर आपको कोई इंसाइट मिलता है मेरे इससे तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर सिर्फ स्पेसिफिक यूपी पीसीएस की बात की जाए तो एक घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं जो सारे सब्जेक्ट्स पर हैं। उनका एक सेट आता है, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूपी पीसीएस और बाकी स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी सबके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो उससे आपको ये ट्रेंड पता चल जाता है कि अच्छा लास्ट ईयर्स में कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे अपनी स्ट्रेटेजी को उसी तरीके से मोल्ड कर पाएँ। तो घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। उसमें स्पेसिफिकली ये भी देखा गया है कि जो साइंस का जो पोर्शन है और एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है उसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत अच्छे से उनको एनालाइज़ किया है, उनको समझा है, तो आपके लिए एक दो सब्जेक्ट्स तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रिपेयर करना। अगर मेंस की बात की जाए तो जो मेंस और प्री में कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो आप प्री में आप बुक्स पढ़ रहे थे वो मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मेंस स्पेसिफिक टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, चाहे हम GS 1 से लेकर GS 3 तक की बात करें। GS 4 तो एक अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर हम देखा जाए तो PCS में और UPSC में भी मेंस में स्पेसिफिकली 7 पेपर्स हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल। पर यहाँ PCS में एक हिंदी का पेपर है, यहाँ इंग्लिश का पेपर नहीं है, जो कंपलसरी जो लैंग्वेज का पेपर होता है। तो अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी मैंने 10th के बाद हिंदी नहीं पढ़ी थी, 10th तक ही मेरी हिंदी थी। तो मुझे हिंदी के पेपर में थोड़ी सी दिक्कत हुई। पर वहीं मैं कहूँगा कि जो मेरी एल्डर सिस्टर है जो PCS ऑफिसर है, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया और उनका सपोर्ट तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन ही रहा है। लेकिन इस स्पेसिफिकली हिंदी के पेपर में उन्होंने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजर चुकी थी, तो उन्हें सारी इसकी निटिग्रिटीज़ पता थी। तो हिंदी में जो जनरल हिंदी आती है आप उसको तैयार कर सकते हैं। बेसिक उसका आप सिलेबस समझ लीजिए, देख लीजिए, उसकी एक बुक लिस्ट फाइनल कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर ऐसे की बात की जाए
तो ऐसे में पीसीएस में एक अच्छा दिया हुआ है सिलेबस में कि उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है एसेस को। उसमें भी उन्होंने सब डिवीज़न किया हुआ है कि ऐसे पॉलिटिकल स्फीयर का है, सोशल स्फीयर का है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी सी ईजी बना देता है इससे, क्योंकि आप जो ऐसे के जो टॉपिक्स हैं मोस्टली वो जीएस से रिलेटेड ही रहते हैं। तो अगर आपने जीएस अच्छे से तैयार किया हुआ है तो ऐसे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप कुछ स्पेसिफिकली चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट्स हैं, कोई स्पेसिफिक कोट्स हैं, कोई स्टोरी है या फिर कोई एनेक्डोट है, वो आप अपने लिए नोट्स में शॉर्ट नोट्स के तरह बना सकते हैं, जिसको आप जो भी सब्जेक्ट मैटर हो उससे रिलेटेड आप उसको वहाँ पर एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। इसके लिए ऐसे के लिए भी मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले एटलीस्ट 4-5 एसेज लिख लिए जाएँ। इस पे अगर हम पीसीएस की बात करते हैं तो साथ ही साथ अगर जीएस 1 की बात करें तो जीएस 1 में जैसे कि सबको पता है कि ब्रॉडली 3 एरियाज़ हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है। तो हिस्ट्री के लिए तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रोल रहता है, तो आप वही स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर का जो रोल है वो मैंने नितिन सिंघानिया की जो बुक है उससे कुछ सेलेक्टिव स्टडी की थी, और साथ ही साथ जो 11th की जो फाइन आर्ट्स की बुक है वो मैंने काफ़ी फॉलो की थी। बहुत अच्छी, बहुत कंसाइज वे में बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो वही एनसीईआरटी पर ही मैं स्टिक रहा था, और मैंने यूट्यूब पर काफ़ी कुछ वीडियोस देखी थी जो मैं समझने में मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही थी कोई कंसेप्ट, तो मैंने यूट्यूब से हेल्प ले ली थी। साथ ही साथ अगर सोसाइटी की बात की जाए तो इंडियन सोसाइटी में एनसीईआरटी है एक 11th क्लास की एंड 12th क्लास की, वो आप पढ़ सकते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं सोसाइटी में वो थोड़े करंट और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपका करंट अफेयर से कवर हो जाता है। तो आप जीएस 1 की प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं। और एक और जो सिर्फ मेन स्पेसिफिक पॉइंट है जीएस 1 में, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और या फिर आप किसी कोचिंग का कंपाइलेशन भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन जो है वो आप स्पेक्ट्रम की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन उसका वेटेज इतना नहीं है, तो आप ज़्यादा उसमें समय ना देकर बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, इस पर ज़्यादा एम्फेसिस देंगे तो आपका जीएस 1 में स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर जीएस 2 में अगर हम आते हैं तो उसमें ब्रॉडली पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट्स हैं। तो जो पॉलिटी है जो वो आप तो लक्ष्मीकांत से ही कवर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा उसमें जो मेंस स्पेसिफिक जैसे कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट आई है, कोई सेकेंड ARC रिपोर्ट है, लाइक उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए। गवर्नेंस के लिए आप कोई भी कोचिंग का वैल्यू एडिशन मटेरियल ले सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स जो हैं उससे रिलेटेड वो आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सोशल जस्टिस और जो गवर्नमेंट स्कीम्स की बात है तो वो आप करंट अफेयर से ही करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस का नेचर है वो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी और थोड़ा करंट ओरिएंटेड होता है, कि जो आपको आपके जो क्वेश्चन आंसर जो होगा उसमें काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन देगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका जो एरिया है उसके लिए आप सोलली करंट अफेयर्स पर रिलाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें आप थोड़ा जो जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं इसके इंटरनेशनल रिलेशन के, आप वो किसी भी सोर्स से कवर कर सकते हैं, जैसे कोई कोचिंग का मटेरियल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो GS 2 में आप इस तरीके से GS 2 का पेपर आप तैयार कर सकते हैं। GS 3 भी काफ़ी डायनेमिक पेपर है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगर हम उसको क्लासीफाई करें GS 3 के पेपर को, तो उसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी के पोर्शंस आते हैं इसमें। तो आप इकोनॉमी को तो आप किसी भी सोर्स से तैयार कर सकते हैं, लाइक मृणाल की वीडियोज़ हो गई हैं, या फिर आप श्री राम IAS है, एंड बाकी और भी हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने तो आपको पहले बताया कि मैंने मृणाल सर की वीडियोस फॉलो किए थे, वो काफ़ी हेल्प हुए। साथ ही साथ जो बजट है, जो बजट है एंड इकोनॉमिक सर्वे है, वो काफ़ी हेल्प करता है, और क्योंकि उसकी रेलेवेंस इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो इकोनॉमी का नेचर है वो थोड़ा करंट ओरिएंटेड है। तो जो बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं या फिर गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है उसके बारे में सब कुछ होता है। साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर आप जो फॉलो कर रहे हैं वो उसका बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होगा। तो आप इकोनॉमी को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और देखा जाए तो अगर हम उसकी बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर भी मोर और लेस इकोनॉमी के साथ कवर हो जाता है। एंड साइंस एंड टेक इज़ मोस्टली करंट ओरिएंटेड। सो आप करंट अफेयर्स अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप मेंस स्पेसिफिक जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें GS 3 के सिलेबस में, उनको आप तैयार कर लीजिए। जो भी जैसे टॉपिक्स हैं उसमें सब टॉपिक्स हैं, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टाइप पे आप अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो कि आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए वो। अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छा वेटेज इसका एग्ज़ाम में है। तो इसके लिए आप जो भी टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उस पे आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। और अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो मैंने इसके लिए ऑनलाइन ही कोई मटेरियल ले लिया था, तो उससे मैंने उसको तैयार किया था और उसके फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो GS3 में आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखा जाए तो GS2 और GS3 जो है वो काफ़ी डायनेमिक पेपर हैं, करंट ओरिएंटेड हैं, तो आप थोड़ा सा स्टैटिक के साथ करंट पर थोड़ा ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है आपको इन दोनों पेपर्स पर। GS4 जो है, GS4 थोड़ा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें आपको एक अलग अप्रोच लेनी पड़ती है आंसर्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडीज़ भी लिखनी होती हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखना होता है। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने GS4 के लिए DK बालाजी सर की बुक है, जो एक IAS ऑफिसर है, उनकी बुक मैंने फॉलो की थी। वो काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत वेल रिटन बुक है। उसमें एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी डाइवर्स फील्ड के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो आप क्वेश्चंस की डिमांड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उस बुक में कोट्स भी हैं, तो आप कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो GS4 जो है वो आप काफ़ी, अगर आप उसकी अच्छी तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूव हो सकता है, क्योंकि इसमें मार्क्स आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है अगर आपने बहुत अच्छे से इस पेपर को तैयार किया है। तो केस स्टडी भी आपको एक बहुत अच्छे मैनर में तैयार करनी चाहिए, जिससे कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसको सारे डायमेंशंस को आप अच्छे से प्रॉपर्ली कवर करें और सबको इक्वली वेटेज दे पाएँ उस चीज़ में। क्योंकि देखा गया है कि केस स्टडीज़ में लोगों को दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी काम किया, इस पे मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग की, काफ़ी गलतियाँ भी की, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मैं ग्रेजुअली इसको सीख कर और काफ़ी इम्प्रूव किया। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि GS के लिए आप ये इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल की बात की जाए तो मेरा ऑप्शनल लॉ था, और लॉ को ऑप्शनल चूज़ करना मेरे लिए नेचुरल था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में ही रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था इस सब्जेक्ट के साथ। और मैंने ग्रेजुएशन में भी काफ़ी ठीक से पढ़ाई की थी, जो लॉ की, तो मुझे काफ़ी दिक्कत नहीं हुई इसको प्रिपेयर करने में। और इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक जो हमारे ग्रेजुएशन का सिलेबस था उससे काफ़ी ओवरलैप करता था। तो मेरी वहाँ की जो प्रिपरेशन थी उसको काफ़ी मेरी जो मेरी लॉ की स्टडी थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया मेरे प्रिपरेशन में। तो इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिकली एक ऑप्शनल डेडिकेटेड वीडियो में आपको इस बारे में बताऊँगा। तो साथ में अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू जो है वो लास्ट स्टेज होता है इस एग्जामिनेशन का। बेसिकली इंटरव्यू ना कहकर इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहेंगे, क्योंकि जो आपकी नॉलेज का टेस्ट है वो आपका प्री और मेंस में वो टेस्ट कर लेते हैं। और जो इसका जो थर्ड स्टेज होता है पर्सनैलिटी टेस्ट में, आपको इसमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको चेक करते हैं कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए मतलब आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपकी थोड़ा बेसिक जो आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका ऑप्शनल क्या है, उस पर आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए, ठीक है। और जो आपका जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा आप तैयार कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका इंटरव्यू में ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक की ये मेरी जर्नी रही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें अगर आपको कोई भी वैल्यू एडिशन लगता है कि आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन कर सकता है तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था यूपी पीसीएस पे, और मैंने पहले ही अटैम्प्ट में रैंक 17 हासिल की है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा एक डेडिकेशन दिखाना होगा, थोड़ा सा आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। DKT स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट पीसीएस। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब से मैंने सीरियसली इसके लिए तैयारी शुरू की थी तो मैं डेली अपना टाइम निकालता था। इसमें ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं किसी भी दिन ना पढ़ा हूँ मैंने, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई हो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन ये शायद मैं यही कहूँगा कि यही जो डेडिकेशन और जो डिसिप्लिन और जो कंसिस्टेंसी जो मैंने मेंटेन रखी एग्ज़ाम अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसी का रिज़ल्ट है कि शायद मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन भी बना हुआ है कि पहली बार में नहीं हो सकता है, इसके लिए तो 3-4 साल 5 साल लगते हैं समझने में। तो ये मेरे हिसाब से एक मिथ है। तो उस मिथ को शायद हो सकता है कि मैंने इसको काफ़ी हद तक इसको ब्रेक भी किया हो। तो प्लीज़
आप लोग इस मिसकंसेप्शन का शिकार ना होइए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली कीजिए। और जब मैं भी कर सकता हूँ तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग भी कर सकते हैं। तो बस अपने डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ और प्रॉपर इसको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से चैनलाइज कीजिए और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और साथ ही साथ मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी पूरी प्रिपरेशन के दौरान जिन लोगों का मेरा सपोर्ट रहा है, जैसे मेरी फैमिली हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए, उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी मोटिवेट किया। क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसी है कि आप मोटिवेट तो रहते हैं लेकिन साथ में डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी ही हो जाते हैं। जब आप जो आपने डिसाइड किया हुआ है वो अगर नहीं मिल पाता है तो आप डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। तो मेरी फैमिली ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने। और जो सबसे बड़ा जो मेरी प्रिपरेशन में जो रोल रहा है वो मेरी एल्डर सिस्टर का रहा है, जो खुद पीसीएस ऑफिसर हैं। उनकी गाइडेंस और उनका सपोर्ट ने की वजह से ही मुझे कभी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने अपनी पूरी सेल्फ स्टडी से ही अपनी तैयारी की है, घर पे बैठ के तैयारी की है। और बाकी मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का काफ़ी यूज़ किया है, जैसे गूगल का यूज़ किया मैंने, बाकी जो यूट्यूब है इन सब का यूज़ किया। साथ ही साथ मेरा जो उनका सपोर्ट जो मेरे साथ बना रहा वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था और मैं उनको देख के काफ़ी फील करता था कि हाँ, अगर ये मेरा इतना अच्छे से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसको बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड पर ले जाऊँ इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये है कि मोटिवेशन तो इसमें चाहिए ही होता है काफ़ी, और मोटिवेशन सबके लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो पर जो रियल मोटिवेशन है वो आपका अंदर से होना चाहिए, एक अंदर से आपके अंदर एक स्पार्क रहना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा सब लोगों से, आप लोगों से, कि मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रहिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम ही आपको डिसिप्लिन सिखा देता है। क्योंकि अगर आप सिविल सर्वेंट बन भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, आपको डेडिकेशन दिखाना होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन में ये चीज़ लेंगे तो आपको आगे की लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस आप इस मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए और क्या कहते हैं, बिल्कुल भी किसी मिसकंसेप्शन या फिर किसी मिथ को फॉलो मत कीजिए। क्योंकि इस एग्ज़ाम में काफ़ी मिसकंसेप्शन भी चल रहे हैं जो बच्चों को गुमराह कर देते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप अपना बुक लिस्ट बनाइए, अपना स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए और उसको डेडिकेटेडली फॉलो करते रहिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा। और मैं डीकेटी के माध्यम से सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और कीप स्टडिंग। थैंक यू।